हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज हम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो जीके वाला पार्ट है, और दोस्तों उसके बहुत ही बेहतरीन जो वन लाइनर सीरीज हमने चला रखी है, उसमें हम आज लेके आए हैं दोस्तों क्लास 7। क्या लेके आए हैं दोस्तों? क्लास 7। और क्लास 7 की हम बात करें दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने दोस्तों लेसन वन से लेसन फिफ्थ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लेसन 6 से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका निपटारा कर देंगे, यानी कि कक्षा 7 का पूरा निपटारा। ठीक है दोस्तों, कक्षा 7 का निपटारा पूरा कर देंगे हम आज। ठीक है दोस्तों, तो चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलो पहला प्रश्न क्या, पहला लेसन है हमारा, पहला नहीं सॉरी 6 नंबर का लेसन है हमारा, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठीक है दोस्तों, तो ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस बनाकर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रीन हाउस बनाकर खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों। अच्छा, ग्रीन हाउस क्या होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये जैसे पौधे लगा रखे हैं और एक ये कांच लगा रखा है दोस्तों। क्या लगा रखा है? कांच लगा रखा है। इससे क्या होता है दोस्तों कि बाहर का वातावरण तो क्या रहता है ठंडा, लेकिन अंदर का वातावरण क्या हो जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली जैसे सूर्य की धूप पड़ती है तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा माहौल का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो शीत मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो शीत मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो गोबी मरुस्थल है, गोबी के अलावा पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया के अलावा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के अलावा अंटार्कटिक है, और अंटार्कटिक के बाद में दोस्तों लद्दाख और तिब्बत। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है दोस्तों? ठंडे मरुस्थल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं ठंडे? कौन कौन से हैं दोबारा देख लीजिए आप। गोबी है, पेंटागोनिया है, गोबी, पेंटागोनिया, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, लद्दाख और तिब्बत। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इनमें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ग्रीनलैंड जस्ट ऊपर है, अंटार्कटिका जस्ट ऊपर है, लद्दाख भी ऊपर है, तिब्बत भी ऊपर है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज होगा गोबी में और इसके अलावा पेंटागोनिया में। तो गोबी कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका के अंदर है, और अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर गोबी मरुस्थल है, इसके अलावा पेंटागोनिया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके बताएंगे पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ग्रीष्म ऊपर के तो कौन से? तो दोस्तों शीत मरुस्थल थे। अब ग्रीष्म पूछा आपसे। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीष्म की बात करें दोस्तों तो सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। थार की बात करें दोस्तों तो ये भारत के अंदर है, एशिया महाद्वीप में। कालाहारी दोस्तों, कालाहारी कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। और विक्टोरिया की बात करें दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कौन से? सहारा, थार, कालाहारी और विक्टोरिया, ये कौन से हैं दोस्तों? ये ग्रीष्मकालीन मरुस्थल हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, अरावली के पश्चिम में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये हमारी राजस्थान की मैप है। ठीक है दोस्तों, ये मैप मान लीजिए, दोबारा से बना देता हूँ, अच्छा नहीं बना है, समझ लीजिए दोस्तों, आप तो सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह की मैप है हमारी। ठीक है, राजस्थान की। अब इसमें बात करें दोस्तों तो ये अरावली पर्वतमाला है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, यानी कि अरावली पर्वतमाला का ये जो पश्चिमी भाग है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है? पश्चिमी तो भाग है ये दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में कौन सा है दोस्तों? थार का मरुस्थल है। ठीक है, बाड़मेर में कवास, बाड़मेर के कवास में बाढ़ कब आई? तो दोस्तों ये 2006 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? 2006 में। जालौर में बाढ़ कब आई? तो दोस्तों जालौर में बाढ़ की बात करें दोस्तों तो ये 2015 में आई थी, जालौर में बाढ़ 2015 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों तो लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में। पाकिस्तान की सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबी पट्टीनुमा क्षेत्र का नाम लाठी सीरीज है। ये क्षेत्र जैसलमेर के जैसलमेर के पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। ये एक भूगर्भीय जलपट्टी है। यह क्या है दोस्तों? एक भूगर्भीय जलपट्टी है। इस इलाके में सेवण घास पाई जाती है। दोस्तों कितने प्रश्न तैयार हो गए? देखो दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? एक भूगर्भीय जलपट्टी है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और ये 60 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 60 किलोमीटर लंबी है, जो पाकिस्तान सीमा के किनारे है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर बात करें दोस्तों हम
तो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। याक तथा जोमो किस जगह के प्राणी हैं? याक और जोमो, तो ये दोस्तों शीत मरुस्थल के, और शीत मरुस्थल में बात करें दोस्तों तो ये लद्दाख है। कहाँ के दोस्तों? लद्दाख के। कौन कौन से? याक, याक और जोमो, याक और जोमो। ठीक है दोस्तों। शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? तो शीत मरुस्थल में, ठीक है दोस्तों, जो शीत मरुस्थल कौन कौन से हैं मैंने बताया था दोस्तों आपको। पेंटागोनिया बताया था मैंने आपको, गोबी बताया था, गोबी के अलावा मैंने तिब्बत बताया था, तिब्बत के अलावा लद्दाख बताया था। ठीक है दोस्तों। और एक मैंने और बताया था, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका और लद्दाख। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि मैं आपसे कहना यही चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? तो शीत मरुस्थल में जो पशुओं को चारण करती है वो कौन कौन सी है? भोटिया जनजाति है, बक्करवाल है, गुज्जर है, गुज्जर के अलावा चांगपा है, और भूटिया है, और मोनपा है। ठीक है दोस्तों। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? यानी कि लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये खंगपा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खंगपा, खंगपा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खंगपा कहलाते हैं। और खंगपा किसके बने होते हैं दोस्तों? ये पत्थर और गारे के की ईंटों के बने होते हैं। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो दोस्तों लद्दाख के जो निवासी हैं वो भारत व मंगोल। ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत व ईरानी और भारत व मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये चंग का। किसका दोस्तों? चंग का। किसका? चंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए, आपको पता है दोस्तों लद्दाख में बहुत ठंड होती है, तो ये अपने आप को गर्म रखने के लिए किस पदार्थ का? छंग का, यानी कि छंग पीते हैं दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों। दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता क्या कहलाता है? तो दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 7वें नंबर का लेसन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठीक है दोस्तों, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो दोस्तों गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? तो हिमालय के भाबर में। ये प्रश्न रीट 2018 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? तो दोस्तों भूमिगत कहाँ हो जाएगी? भाबर में हो जाएगी। हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये तराई कहलाती है। यानी कि नदियाँ जब प्रकट होगी तो तराई तो होगी ना दोस्तों, यानी कि अपने आप जल प्रकट होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगी? तराई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और ये वाला प्रश्न रीट 2015 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों खादर। ठीक है दोस्तों। यानी कि नई मिट्टी जब आएगी तो यानी कि नई मिट्टी क्या लाई? खाद लाई। क्या लाई दोस्तों? खाद लाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? खादर। ठीक है। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। इसके अलावा प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पॉपुलर का। किसका? पॉपुलर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पॉपुलर का प्रयोग किया जाता है। और प्लाईवुड क्या होती है दोस्तों? जितने भी प्रकार के बेड वगैरह जो बनते हैं ना, अभी अपने बेड है, सोफा वगैरह है, और तरह तरह की लकड़ी के बहुत ही अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं। तो ये किसके बनते हैं? ये प्लाईवुड के बनते हैं। ठीक है। यानी कि प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पॉपुलर का। यानी कि पॉपुलर का पेड़ होता है जिससे प्लाईवुड बनाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों पर कौन से पेड़ उगाए जाते हैं? तो यानी कि मैदानी जो क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों पर कौन से पेड़ उगाए जाते हैं? तो दोस्तों पॉपुलर के पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं? तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों। ये हम गुजरात की बात करें दोस्तों तो ये भारत है। ठीक है। अब इसमें बात करें दोस्तों तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान कौन कौन से हैं? तो पश्चिम तटीय मैदान की बात करें दोस्तों तो ये काठियावाड़। ठीक है। काठियावाड़ के बाद में दोस्तों एक गोवा के पास का कोंकण तट है। कोंकण के बाद में कर्नाटक के पास का कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट के बाद में दोस्तों केरल का मालाबार तट है। इस प्रकार से ये चारों तट पश्चिमी तट है दोस्तों। ठीक है। भारत के पश्चिमी पूर्वी मैदान कौन से हैं?
भारत के पश्चिम पूर्वी मैदान कौन से हैं? तो दोस्तों पश्चिम पूर्वी मैदान की बात करें दोस्तों तो ये कौन से हैं? उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार, और इसके अलावा कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल और उत्तरी सरकार उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पास में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम दोस्तों। तो लेगुन झील किस तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों लेगुन झील है ना, लेगुन झील, ठीक है दोस्तों, लेगुन झील वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये लेगुन झील मालाबार तट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मालाबार तट पर। और मालाबार तट कहाँ पर है दोस्तों? केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल में। और ये रीट 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों तो मालाबार तट कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मालाबार तट पर मोनाजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट और थोरियम। ठीक है दोस्तों, तो मोनाजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट, थोरियम ये पाए जाते हैं मालाबार तट पर। ठीक है दोस्तों, मालाबार तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो मालाबार तट की बात करें दोस्तों, जो केरल का तट है, ठीक है दोस्तों, ये केरल का, ठीक है दोस्तों, इस तट पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं? तो दोस्तों कोझिकोड है, इसके अलावा कोच्चि है, कोच्चि के बाद में एलेप्पी है, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम है। ठीक है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, यानी कि 4 बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये मैप के माध्यम से देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये देखो शानदार, देखो काठियावाड़, इसके अलावा कोंकण तट, कोंकण के बाद में कन्नड़ तट, कन्नड़ के बाद में मालाबार तट, फिर कोरोमंडल तट, इसके बाद में उत्तरी सरकार तट। ठीक है दोस्तों, बरसीम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों बरसीम दोस्तों बरसीम घास के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, और बरसीम को अपने क्षेत्रों में भी तो दोस्तों पशुओं को खिलाने के लिए सर्दी में बोया जाता है, जब सरसों की बुआई होती है उसके बाद में, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में बोया जाता है। वेम्बनाड क्या है? तो वेम्बनाड एक झील है जो कि कहाँ पर है दोस्तों? केरला में। कहाँ पर है? केरला में। 8वें नंबर का हमारा चैप्टर है समाज और हमारे दायित्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करें दोस्तों तो समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए? तो दोस्तों कैसी होना चाहिए? ये लोकतांत्रिक होना चाहिए, समानतावादी होना चाहिए, इसके अलावा मानवतावादी होना चाहिए। ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सोशल मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सोशल मीडिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों तो समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व हैं। तो समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या है दोस्तों? तो उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बनाना, सामाजिक जीवन का अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, प्रशासन की सहायता करना, इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा एवं सेवा करना। ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको एक बार और पढ़ लीजिए आप। उचित आचरण, उत्पादक इकाई बनाना, सामाजिक जीवन का अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, प्रशासन की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा व सेवा कार्य। ये सभी हमारे दोस्तों क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दोस्तों लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र और समानता जो कि 9वें नंबर का चैप्टर है। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? कानून का संचालन करना। ठीक है दोस्तों, कानून का संचालन। ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है? समानता। ठीक है, भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार मिल जाता है दोस्तों? तो 18 वर्ष की आयु के बाद में मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। और दोस्तों बात करें दोस्तों हम 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र पहले 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर उसको कितना कर दिया है? 18 वर्ष कर दिया है। अब कमेंट करके आप ये बताएंगे दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? आरक्षण कहलाते हैं। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जनहित याचिका कहलाता है। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है? तो ये समतामूलक समाज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और 2 शब्द और कौन से थे वो कमेंट करके मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका भी तो होमवर्क होना चाहिए ना, मेरा थोड़ी रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मेरी बात करते हो आप तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो
कौन कौन से थे? एक तो समानता था, क्या था दोस्तों? समानता। दूसरा अखंडता और तीसरा पंथनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, या धर्मनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे बोल सकते हैं। लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, 10वें नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है दोस्तों? लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। ठीक है, महिला व पुरुषों में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? तो लैंगिक भेदभाव कहलाता है। राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? तो दोस्तों राजतरंगिणी है, ये किसके द्वारा लिखित है? पहले तो ये जान लीजिए आप, कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। और राजतरंगिणी है, ये एमपी टेट में पूछा गया था दोस्तों, एमपी टेट में पूछा गया था। और दोस्तों ये किस भाषा में लिखी हुई है? किस भाषा में लिखी हुई है? ये संस्कृत में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और इसमें कश्मीर का इतिहास, ठीक है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है दोस्तों। ठीक है, तो राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? तो दोस्तों किसका है? सुगंधा का। इसके अलावा दीदा और दीदा के अलावा कोटा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 महिलाओं का, सुगंधा, दीदा और कोटा। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? तो गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। ठीक है दोस्तों, तीनों का मिलता है। कौन कौन? गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। तो विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया? तो दोस्तों विधवा विवाह की बात चल रही है। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष द्वारा किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह करी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ईश्वर जी ही तो विधवा की बेड़ा पार कौन लगाएंगे दोस्तों? ईश्वर। ट्रिक्स याद कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किए? तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों यहाँ से देखो आप, महिला की शिक्षा और शिक्षा का संबंध दोस्तों किससे है? किससे दोस्तों? सरस्वती से। किससे दोस्तों? सरस्वती से। तो यानी कि सरस्वती किसके आता है? दयानंद सरस्वती। किसके आता है? दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले। ठीक है दोस्तों, यानी कि नारियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जाने जाते हैं। और दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है दोस्तों, गुलामगिरी। क्या दोस्तों? गुलामगिरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों कितना है? 928 व्यक्ति प्रति 1000। ठीक है दोस्तों, यानी कि 928 प्रति 1000 पे, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? 928 है दोस्तों। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात कितना है? तो दोस्तों महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं की साक्षरता कितनी दोस्तों? 52% ही। कितनी दोस्तों? 52.10%। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 52.10%। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.20%। यानी कि पुरुष कितने साक्षर है? 79.20%। महिला की बात करें दोस्तों तो 52.10%। ठीक है दोस्तों, इतना फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो दोस्तों महिला हेल्पलाइन नंबर की बात करें दोस्तों तो 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 112 भी महिला हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 1095। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से? 1090, 1095 और 112। ये क्या है दोस्तों? महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है दोस्तों, और रीट 2022 में पूछा गया था दोस्तों, रीट 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये नंबर क्या है? तो दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। ठीक है दोस्तों, 1098। ठीक है, आगे देखिए आप। बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुकन्या समृद्धि योजना। अब मुझे कमेंट करके बताइए सुकन्या समृद्धि योजना कब से चालू हुई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप। महिला एवं बाल कल्याण सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो महिला एवं बाल कल्याण की सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। अब मुझे ये बताएंगे दोस्तों, तो जननी सुरक्षा योजना कब से आई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से आई थी? ये दोनों मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, ये कब से लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसे माना गया है? तो भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया महिला को माना गया है। राजस्थान का सामाजिक आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास, ये हमारा 11वां नंबर का चैप्टर है। तो आइए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें हम दोस्तों, तो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की दर कितनी है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो ये 66.17, कितनी दोस्तों? 66.17% राजस्थान में साक्षरता है। जबकि पुरुष साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों 76.20%। और 76 था 78 था दोस्तों, शायद कंफ्यूज हूँ मैं, 79। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? 79। ठीक है दोस्तों, यानी कि 79 है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप, 79.20%। और महिला है दोस्तों 52.10%, ये ध्यान रखिए आप। और कुल साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो ये 66.17 है। कितनी दोस्तों? 66.17%। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अपन, तो राज्य में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 कब से लागू हुआ? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 से लागू हो गया था दोस्तों। और ये रीट 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों जनगणना 1951 की बात करें तो यहाँ महिला साक्षरता कितनी थी दोस्तों? 2.51%। 2.51%, यानी कि महिलाओं ने बहुत बड़ी उन्नति करी दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, कितना बड़ा आंकड़ा छुआ है दोस्तों। ठीक है, जस्ट यानी कि उल्टा हो गया दोस्तों। देखो ट्रिक भी बन गया यहाँ पर, देखो कितनी है? 2.51%, ये ना दोस्तों। तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, यानी अब कितनी हो गई? 52.10%। अब कितनी हो गई? 52.10% हो गई। ठीक है दोस्तों, शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पॉलिस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पॉलिस्टर फाइबर बनाने और सीमेंट निर्माण में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राज्य में कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? राजस्थान के कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो यानी कि 36। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो दोस्तों 36 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 36 हैं। आगे बात करें दोस्तों अपन, तो ऑटोमोबाइल। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जापानी पार्क नीमराना में। ठीक है दोस्तों, नीमराना में। कहाँ पर? नीमराना में। और नीमराना कहाँ पर है दोस्तों? ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नीमराना में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू गई? तो ये शुरू की गई थी जयपुर से। ठीक है दोस्तों, जयपुर से शुरू की गई थी। और कब से शुरू की गई थी ये मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। देखो दोस्तों, मैं आपको कमेंट करके ये चीज़ें पूछने के लिए इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कि ताकि आप भी सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको कम से कम इनके बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई में कब से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर है अगला, राज्य सरकार। भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों भारत सरकार संघ सरकार के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में बात करें अपन दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। भारत के मतदाता कितने स्तरों की सरकार चुनते हैं? तो दोस्तों 3 स्तर की सरकार चुनते हैं। कौन कौन सी? स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यानी कि 3 प्रकार की सरकार चुनते हैं, स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है। संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है? तो दोस्तों 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान द्वारा केंद्र व राज्य की सरकारों के कार्यों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में देखो दोस्तों, ऊपर वाला प्रश्न है ना, ये सूचियों से पूछा गया है। इसको देखो, ध्यान से पढ़िए आप। संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा, यानी कि केंद्र के कार्य अलग होंगे और राज्य के कार्य अलग होंगे। इसका बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? मतलब कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है? तो 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है। कितने प्रकार की सूचियों में? 3 प्रकार की में। अच्छा, 3 सूचियाँ कौन कौन सी है? जिनमें पहली बात करें दोस्तों तो संघ सूची है। दूसरी की बात करें दोस्तों तो समवर्ती सूची है। ठीक है दोस्तों। और तीसरी की बात करें दोस्तों तो अपशिष्ट सूची है। और इसके अलावा राज्य सूची। ठीक है दोस्तों। अब देखो, बात करें अपन दोस्तों, संघ सूची में केंद्र के कार्य आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा राज्य सूची में राज्य के कार्य आते हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के कार्य आते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट सूची में बचे कुछ कार्य आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो संघ सूची में बात करें दोस्तों तो हम तो प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, रेलवे है और मुद्रा है। ऐसे विषय हमारे संघ सूची में आते हैं। और संघ सूची में विषयों की संख्या दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर 97 दे रखा है, जो गलत है। ये कितने विषय हो गए हैं दोस्तों? 100 विषय हो गए। ठीक है दोस्तों। राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो राज्य सूची में दोस्तों हम बात करें तो पुलिस है, स्थानीय व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है व सिंचाई है। ऐसे कितने विषय हैं दोस्तों? तो वर्तमान में यहाँ पर 61 विषय हैं दोस्तों। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, 66 नहीं। समवर्ती सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो दोस्तों समवर्ती, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, उसको समवर्ती सूची कहेंगे। राज्य सूची में केवल राज्य का रहेगा, संघ सूची में केवल केंद्र का रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें शिक्षा है, इसके अलावा वन है। वन किसका है दोस्तों? समवर्ती सूची का। मजदूर संघ किसका है? संघ सूची का। आदि कितने विषय हैं दोस्तों? तो ये टोटल 47 नहीं है दोस्तों, अब ये 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं अपन दोस्तों। तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति के लिए भी कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये मंत्रिपरिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद। और रीट 2021 की बात करें दोस्तों तो रीट 2021 में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, कृषि व सिंचाई किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये मंत्रिपरिषद कहलाता है। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सदस्य कितनी है? 200। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो दोस्तों 34 क्षेत्र अनुसूचित के हैं और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के हैं। यानी कि विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का जो प्रावधान है वह 34 क्षेत्र, यानी कि 34 तो हमारे SC है। इसके अलावा हमारे पास में 25 क्या है दोस्तों? ST की सीट है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों। यानी कि कितने हो गए ये दोस्तों? तो 9 और इसके अलावा 3 और 2 59, यानी कि 59 सीटें तो दोस्तों रिजर्व्ड है। और बाकी हमारे पास में बची हुई कितनी है दोस्तों? तो बची हुई जितनी भी है वो अन्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 141। चलो आगे देखते हैं। विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान है? तो विधायक निर्वाचन होने के लिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों।
सांसद की बात करें दोस्तों तो सांसद के लिए भी 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों कानून निर्माण संबंधित जो कार्य हैं वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और विधायी का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? कानून होता है। क्या होता है? ठीक है दोस्तों, विधि मतलब होता है कानून, ठीक है दोस्तों। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन क्या कहलाता है? यानी कि राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसका दूसरा सदन क्या कहलाता है दोस्तों? ये विधान परिषद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है। और विधान परिषद की बात करें दोस्तों तो विधान परिषद 5 राज्यों में कार्यरत है। पूरे भारत में 5 राज्यों में कार्यरत है। कौन कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बिहार में विधान परिषद है। इसके अलावा बिहार के बाद में नीचे की बात करें अपन दोस्तों तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और इसके अलावा कर्नाटक, और एक कौन से स्टेट में है? एक और है शायद, आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। आगे देखिए आप तेलंगाना, ठीक है दोस्तों, मुझे याद आ गया तेलंगाना, ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों। ये 5 विधायी का विधान परिषद वाले राज्य हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, हाँ एक रुको, 1 मिनट दोस्तों, मैं कंफ्यूज हूँ अभी, 1 मिनट रुको। देखो उत्तर प्रदेश, देखो शायद विधान परिषद 7 राज्यों में थी दोस्तों। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में थी, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है तो 6 बची हुई है, ठीक है दोस्तों। तो विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से होंगे? देखो पास के 2 उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखो आप। पास के 2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा दोस्तों पास के ही 2 है, और ये कर्नाटक और ये महाराष्ट्र। तो यानी कि कर्नाटक महाराष्ट्र, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार, यानी कि ये 6 हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको संशोधन कर ले और अच्छे से समझ ले दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखो गलती हो ही जाती है दोस्तों इंसान से ना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए आप, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की अन्य पीठ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है, ठीक है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला जो टॉपिक है और 13वें नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकार व लोक कल्याण, सरकार व लोक कल्याण, ठीक है। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं? तो दोस्तों किस माध्यम से? ई गवर्नेंस के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। यानी कि नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकारी संबंधी कार्य करवा सकते हैं? ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? तो दोस्तों ई गवर्नेंस का माध्यम ई मित्र है, अटल सेवा केंद्र है, सूचना कियोस्क है और राजस्थान पोर्टल है, ठीक है दोस्तों। और एक और है CSC, ठीक है दोस्तों। इससे भी बहुत सारे वर्क होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया। अच्छा, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की बात चल रही है दोस्तों, केंद्र सरकार की, ठीक है दोस्तों। डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भ्रष्टाचार होता है, कुछ न कुछ होता है पंचायतों में, इनमें तो लोग कहते हैं कि मैं RTI लगा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यानी कि वही ये सूचना का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू हुआ? तो दोस्तों कब लागू हुआ? ये सन 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कानून 2005 में बना था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कब सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया दोस्तों? 2000 में कानून बना था। और ये राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना?
राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में तो 2000 में लागू हो गया। और राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? तो दोस्तों 2005 में बना था। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2011 से। ठीक है दोस्तों, यार राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2011 से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 2012 से सुनवाई का अधिनियम। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो दोस्तों 108। क्या है दोस्तों? 108। आगे बात करें हम 14वें नंबर का जो हमारा लेसन है वो क्या है दोस्तों? संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 रूपों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? यानी कि संचार के जो माध्यम हैं उनको हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो मुद्रण, मुद्रण के अलावा वार्तालाप और वार्तालाप के अलावा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, संचार माध्यम के रूप यानी कि मीडिया के रूप क्या क्या है दोस्तों? यानी कि संचार माध्यम के रूप क्या क्या है? इसमें बात करें दोस्तों अपन तो मुद्रण माध्यम, तो मुद्रण में क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं, इसके अलावा जर्नल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की चीज़ें, और इसके अलावा समाचार पत्र हैं। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें एवं जर्नल, ये किसके अंदर आएंगे? मुद्रण में आएंगे। ठीक है दोस्तों, वार्तालाप के माध्यम के अंतर्गत आएंगे, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, फ़ोन है, वीडियो फ़ोन है आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ऑडियो वीडियो कैसेट है, डिस्क है आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि संचार माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है या है? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की गई थी। और दोस्तों 2 अक्टूबर 2019, ठीक है दोस्तों, 2014 से की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 को इसको का समापन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो बृहत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? हमारा टॉपिक है हमारा बृहत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, बृहत्तर भारत मतलब भारत का विस्तार कितना बड़ा था दोस्तों? तो देखिए आप, ये हमारा भारत है, और भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में देखिए आप, नेपाल है, भूटान है, त्रिअष्टम है, इसके अलावा गंधार है, केकई है, उपगणस्तान है, इसके अलावा सुमात्रा है, जावा है, श्याम देश है, इसके अलावा ब्रह्मा देश है। ठीक है दोस्तों, ये इतने प्रकार के देशों को मिला के, श्रीलंका, ये सब मिला के दोस्तों हमारा पहले का भारत था। ठीक है दोस्तों, जिसको हम विश्व गुरु के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना बड़ा हमारा भारत था, और इसका सम्मिलित रूप ही हमारा क्या है दोस्तों? बृहत्तर भारत है। क्या है दोस्तों? बृहत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, चलो, भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला? तो दोस्तों विश्व गुरु का सम्राट हर्ष के काल में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हर्ष बना, हर्ष के काल में भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं दोस्तों? नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है और गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया। ठीक है दोस्तों, पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जम्मू द्वीप। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुराणों में भारत भूमि के लिए जम्मू द्वीप का प्रयोग किया गया है। भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया? तो दोस्तों कौन कौन? चीन के 3 आए थे, कौन कौन? हैंसांग, फाइयान और इत्तीशांग। ठीक है दोस्तों, हैंसांग, फाइयान, इसके अलावा इत्तीशांग। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आए थे। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है? तो दोस्तों अग्नि पुराण में दोस्तों, ठीक है, किसमें? अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया से। किससे है दोस्तों? इंडोनेशिया है। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो दोस्तों कौन कौन? मलमल का, इसके अलावा छींट का, छींट के अलावा रेशम का, रेशम के अलावा जरी का। ठीक है दोस्तों, जरी की वस्त्र, इसके अलावा नील, और नील के अलावा गरम मसाले। यानी कि भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो दोस्तों किस किस का होता था? मलमल, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मखमल हुआ है दोस्तों, मखमल। ठीक है, इसके अलावा छीट है, छीट के अलावा रेशम, रेशम वाला जरी के वस्त्र, इसके अलावा नील, गरम मसाले आदि इनका होता था दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अपन
तो देखिए आप, भारत का पहला राजदूत जो चीन गया, भारत का पहला राजदूत कौन था जो चीन गया? कौन था? बोधि रुचि। कौन था दोस्तों? बोधि रुचि। ठीक है दोस्तों, बोधि रुचि था जो भारत का पहला राजदूत था जो चीन गया, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 1993 में चीन गया। यानी कि जो बोधि रुचि है, बोधि रुचि जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 1993 में गया। ठीक है। भटार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो भटार गुरु की मूर्ति है दोस्तों ये जावा से मिली है। कहाँ से मिली है? जावा से। भटार गुरु की, किसके दोस्तों? भटार गुरु की। कहाँ से? जावा से मिली है। कहाँ से मिली है? जावा से। ठीक है। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं? तो दोस्तों ये व्यंग्य में। किसमें दोस्तों? व्यंग्य में। यानी कि जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं? तो दोस्तों ये व्यंग्य में। ठीक है दोस्तों, किसमें? व्यंग्य में। किसके? रामायण और महाभारत के संवाद लिए गए। ठीक है दोस्तों। बरोबोदूर व लारो जगरंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जावा में है। कहाँ पर है? जावा में। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छे लेवल का दोस्तों। क्या है? बरोबोदूर और लारो जंगरंग। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मंदिर जावा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कंबोडिया के अंदर है, कम्बोज जिसको बोलते हैं। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आनंद मंदिर बर्मा में स्थित है। कहाँ पर है? बर्मा में स्थित है। अब दोस्तों मुझे दोनों को कमेंट करके बताएंगे कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, और आनंद मंदिर बर्मा में जो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था। चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? तो चंपा से 100 संस्कृत अभिलेख मिले हैं। कितने? 100 संस्कृत अभिलेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हर्षकालीन व बाद का भारत। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर्ष के काल का और बाद का भारत क्या है दोस्तों? ठीक है। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये कहाँ पर की थी? थानेश्वर में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? थानेश्वर में की थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर्षकालीन साम्राज्य पढ़ रहे हैं और हर्ष के बाद का पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करें दोस्तों तो गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राज्य की स्थापना कहाँ पर की? तो ये थानेश्वर में की। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर की? थानेश्वर में की। चलो दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है और हमें नेक्स्ट वीडियो में ही मिलना चाहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मिलेंगे, हर्षकालीन व बाद का भारत। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।